आगे 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 फोन बंद करें आप उसका। आज आज जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हम, लास्ट जो हमने किया था वो प्लेनेटरी विंड्स किया था, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसके लिए बड़ी चाहिए। तो जो आज वाला टॉपिक है इसके रिलेटेड, जो लास्ट प्लेनेटरी विंड्स किया था उसके रिलेटेड साइक्लोन्स था वो अलग से हम करेंगे, लेकिन आज जो हम करेंगे दैट इज ओशियानिक करंट्स। लिखें आप ओशियानिक करंट्स। सेम हमारा एक आउटले होता है ना, आउटले हमारा जो बनता है तो वैसे ही हम करेंगे। पहले हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में, ओशियानिक currents. What types on basis of temperature on basis of speed okay, then factors responsible okay, then हम different warm and cold oceanic currents के बारे में पढ़ेंगे, उनके नाम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जायर्स, व्हाट आर जायर्स, ओके। फिर उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ, जब ओशियानिक करंट्स चलते हैं तो उनकी वजह से व्हाट आर दी रिजल्ट्स, ओके। टाइप्स की बात करें हैं, टाइप्स के बाद लिखा है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अब ओशियानिक करंट्स के बारे में हमने हो गया आपका। ओशियानिक करंट्स के बारे में हमने थोड़ा सा इससे पहली क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, जब हम बोल रहे थे कि जो विंड्स जो है वेस्टर्लीज, जब हमने वेस्टर्लीज की बात की थी, हमने बोला था विंड्स जो है वेस्टर्लीज जो है दे ब्रिंग वार्म वाटर्स टू द ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप की वेस्टर्न कोस्ट पे वार्म वाटर लेके आते हैं। ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, नहीं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, कोई भी है ना, फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका है तो इसकी ये वाली ईस्टर्न कोस्ट होगी और ये वाली वेस्टर्न कोस्ट होगी। हम वेस्टर्लीज की बात कर रहे हैं। जो ईस्टर्लीज हैं दे ब्रिंग वार्म वाटर टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, लेकिन वेस्टर्लीज जो हैं वो इधर नहीं, वो इधर से इधर चलेंगी, उसको अपोजिट चलेंगी, ओके। तो हमने पहले बात कर चुके हैं ओशियानिक करंट्स की, तो वो वाटर जो लेके जा रही है वो वेस्टर्लीज, वही वाटर जो हम बात करेंगे ओशियानिक करंट्स की। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखें, large scale movement of water from large scale movement of water which form oceanic counterpart to atmospheric circulations। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस हम कर चुके हैं, और उसी का काउंटर पार्ट अगर हम बात करेंगे, काउंटर पार्ट का मतलब
अपोजिट अपोजिट नहीं, मतलब विद सेम क्वालिटीज दूसरी किसी चीज में अगर पाई जाएंगी तो हम बोलेंगे ये उसका काउंटर पार्ट है। तो हमने बोला कि दीज आर ओशियानिक काउंटर पार्ट्स टू एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, मतलब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस जितनी इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर के लिए उतनी ओशियानिक करंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला लिखें आप, it represents horizontal movement of upper 100 meters, uppermost 100 meters। तो हमने बोला कि ये क्या है, large scale movement of oceanic water। दूसरी चीज हमने बोली कि कितना ओशियानिक वाटर, अपर मोस्ट, जो ओशन के ऊपर वाले 100 मीटर वाली परत है वो जब हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ कितना, अपर मोस्ट 100 मीटर्स। इतनी चीज क्लियर होगी। तो हम ओशियानिक करंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे इट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशियानिक वाटर। कितना हॉरिजॉन्टल, कितना वो उसका साइज होगा, अपर मोस्ट 100 मीटर्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको ओशियानिक करंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स की बात करेंगे ओशियानिक करंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर देयर ऑफ 3 टाइप्स। Two types, warm and cold। अब मुझे ये चीज बताओ, वो ओशियानिक करंट्स जो इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे, क्या वो कोल्ड होंगी, क्या वो वार्म होंगी? वार्म होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वार्म करंट्स आर दोज which move from equator towards higher latitudes। अब जब हम डिफरेंट करंट्स की बात करेंगे तो वहां पे एक टाइप की और करंट्स होती हैं जो वार्म होती हैं, तो जब वो आएगा तब हम बात करेंगे। कोल्ड करंट्स कौन से होंगे? अब क्योंकि मूवमेंट होती रहती है कंटिन्यूस, नहीं तो हम बोलते कि जो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास ही रहती है वो वार्म करंट है, जो ऊपर जाकर चली गई वो कोल्ड हो गया, ऐसा नहीं होगा। हम बोलेंगे जो करंट्स इक्वेटर से अब कंपैरेटिवली वो वार्मर होंगी, है ना, तो हम बोलेंगे वार्म करंट्स आर दोज व्हिच मूव फ्रॉम इक्वेटर आर लोअर लैटिट्यूड्स टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स। फॉर एग्जांपल अगर देख लो, अगर एक करंट 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाती है, कंपैरेटिवली ये यहाँ पे जो पानी होगा वो यहाँ से गर्म होगा, तो ये इसके लिए वार्म करंट। सो लोअर लैटिट्यूड टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स जो होंगे वार्म करंट्स होंगे। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, आपको पता चलेगा कैसे आएंगे, जो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आप लिखें फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड्स आर कोल्ड करंट्स। तो कोल्ड करंट्स कौन से होंगे? वो करंट्स जो हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आएंगे, टुवर्ड इक्वेटर्स। लोअर लैटिट्यूड्स, इक्वेटर भी उसमें आता है, इक्वेटर इज वन ऑफ देम। इक्वेटर की तरफ जो करंट्स आ रहे हैं वो भी हैं, लेकिन हम जनरली लिखेंगे फ्रॉम हायर लैटिट्यूड्स टुवर्ड लोअर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, ट्राइंगल बनाया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड 3 types, ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम। ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम। आपको क्या लगता है इसमें सबसे तेज कौन सा होगा? करंट, स्ट्रीम, ड्राइव करंट। सबसे तेज होगा स्ट्रीम। आप लिखें ड्रिफ्ट के अंदर
स्लो मोशन 16 to 24 किलोमीटर्स पर डे। कितना है? 16 से 24 किलोमीटर्स पर डे। तो वो पानी ओशियानिक वाटर जो 16 से 24 किलोमीटर पर डे मूव करता है, उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? उसको हम ड्रिफ्ट में डालते हैं। तो अपना करंट जो होगा, इससे थोड़ा सा तेज होगा, इसका लिखें आप 6 to 8 किलोमीटर्स पर आवर। सिक्स टू 8 किलोमीटर्स पर आवर। दूसरा पॉइंट इसी में लिखें, मोर डिफाइंड डायरेक्शन। मोर डिफाइंड डायरेक्शन 6 to 8 किलोमीटर्स पर आवर। मोर डिफाइंड डायरेक्शन। अब इसका ये मतलब हुआ, जो ड्रिफ्ट है उसमें डायरेक्शन उतनी डिफाइंड नहीं होती है। अब तीसरा लिखें आप, स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का आपको पता है कि इससे तेज होते हैं, मच लाइक रिवर। मच लाइक रिवर। तो रिवर बहुत तेज जो है फ्लो करता है। तो आपको पॉइंट्स वही चीज लिखनी है, इट इज फास्टर देन दीज टू, इट इज हैविंग मोर डिफाइंड डायरेक्शन, और इट फ्लोज लाइक अ रिवर और स्ट्रीम। बेसिकली हम रिवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओशियानिक करंट्स की बात कर रहे हैं कि ओशियानिक करंट्स, वो ओशियानिक करंट्स जो इतनी तेज चलते हैं जैसे स्ट्रीम्स चलते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे मोर फास्टर स्ट्रीम्स, उनको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रीम। है वो ओशियानिक करंट्स ही हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड वी कॉल देम स्ट्रीम्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। इससे पहले आप थोड़ा सा मुझे वापस देख लें, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है। Oceanic current is artificially linked to type taking, type में दो on the basis of the speed, on the basis of the temperature. सो ऑन द बेसिस हम जो क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक तो हमने कल कर लिया हुआ है जब हमने लास्ट प्लेनेटरी विंड्स किया था, तो एक फैक्टर उसमें विंड भी आता है, तो हम उसको 4 में डिवाइड करेंगे। तो आप एक 4 साइड्स वाला क्या होता है, टेट्रागन स्क्वायर बनाए, एक बनाए क्या अपना, इसको क्या बोलेंगे। अब पहला लिखें आप फैक्टर्स ओशियन। सो ओशियन से जो फैक्टर निकलते हैं, ओशियन की वजह से जो ओशियनिक करंट्स बनते हैं, तो उन्हें हम इसमें डालेंगे। दूसरा लिखें एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। तीसरा लिखें आप अर्थ्स रोटेशन। अर्थ्स रोटेशन। और चौथा लिखें आप मॉडिफाइंग फैक्टर्स। मॉडिफाइंग फैक्टर्स। मॉडिफाइंग फैक्टर्स। मॉडिफाइंग फैक्टर्स। सबसे पहले हम यहीं पे फिल करेंगे, और जो है ना एटमॉस्फेयर वगैरह थोड़ा सा आगे करेंगे। अब अर्थ की रोटेशन कहाँ से होती है, किस से किस तरफ होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फॉर एग्जांपल आप लेके चलो कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज अगर स्टिल है, फॉर एग्जांपल सोचो कि पानी स्टिल है, कहीं पे मूव नहीं कर रहा, लेकिन हमारी अर्थ जो है इस तरफ से इस तरफ मूव करती है, तो कोई भी चीज अगर वहां पे होगी, तो अगर सोचो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूं, है ना, तो मेरे नीचे वाली जमीन अगर इस तरफ मूव कर रही है और मैं यहीं पे खड़ा हूं, ठीक है ना, मैं ऐसा दिखूंगा कि मैं उस तरफ जा रहा हूं,
अपोजिट। समझ रहे हो? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर क्या है, अर्थ ये वाला क्या है, यहाँ पे ओशन है, लेकिन ये इस तरफ मूव कर रहा है, सॉरी अर्थ इस तरफ मूव कर रही है, तो हमें ये दिखेगा कि ओशन वाटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। वेस्ट वर्ड। मैं हाँ। एग्जांपल दूं, जैसे हम गाड़ी में ही चलते हो दिखता है, गाड़ी आगे चलते हैं, गाड़ी नीचे चलते हैं, होते हैं, पीछे काम कर रहे हैं। डायरेक्शन। आप समझ गए हो ना, हाँ। वो कोई इशू नहीं, आप उसको समझ आ गए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो आप लिखेंगे अर्थ रोटेशन के नीचे आप लिखेंगे एज अर्थ मूव्स रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, as earth rotates from west to east, the water near the equator moves from east to west. आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मेरे नीचे फॉर एग्जाम्पल ये मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूं, सुनना, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ये वाली जमीन इस तरफ मूव कर रही है, तो मैं अगर यहीं पे खड़ा रहूंगा तो वहां तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं यहीं पे स्टिल भी रहूंगा ना, क्योंकि अर्थ नीचे से उस तरफ जा रही है, तो मैं एक टाइम के बाद उस तरफ पहुंच जाऊंगा विदाउट इवन माई सेल्फ मूविंग। ठीक है ना, मैं मूव भी नहीं कर रहा हूं फिर भी मैं उस तरफ पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे नीचे वाली जमीन उस तरफ जा रही है, तो मैं इधर से उधर चला जाऊंगा। ठीक है, मूव भी नहीं कर रहा हूं फिर भी मूव कर रहा हूं, लगे इट टेंड्स टू सीम लाइक कि मैं उस तरफ जा रहा हूं। तो हमने बोला बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट सीम्स लाइक द वाटर मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और हमारा वाटर जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि जो वार्म करंट्स हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स की तरफ जाते हैं, और जब हमने फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन पढ़ा था, हमने बोला था कि कोई भी चीज फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इट रोटेट्स राइट इन राइट डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई ओशियनिक करंट ईस्ट इक्वेटर से किसकी तरफ जा रहा है, पोल्स की तरफ जा रहा है, तो देयर विल बी एन अपरेंट डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट। अब अगला पॉइंट ये लिखें, as earth rotates from west to east it leads to an apparent deflection so देखिए मेरी बात सुने, ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर है, सोचो कि ये एक करंट सीधा जा रहा था इस तरफ इक्वेटर पोलवर्ड्स, क्योंकि हमें पता है कि डिफ्लेक्शन हो रही है, ये इस तरफ जाएगा। जब ये यहाँ पे पहुंचा, अब क्योंकि कोई भी चीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे मूव कर रही है तो अपरेंट डिफ्लेक्शन मूव होता रहेगा। अब इसको ये ऐसे मूव करेगा, इधर जाएगा तो राइट साइड, तो एक जो है क्लॉकवाइज बना ना, तो अब आगे जो आपने ये लिखा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डिफ्लेक्शन होगी, नीचे ऐसे लिखें क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब कुछ चीजें आपको ये याद रखनी है, जैसे हमने पढ़ा था अर्थ रोटेशन पर्सपेक्टिव, हमने जब पढ़े थे फ्रॉम नॉर्थ पोल पर्सपेक्टिव, हमने बोला था इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे यही चीजें हमें याद रखनी है, जो एग्जामिनर होता है हमें यहीं पे ट्रिक करता है। हमने क्योंकि पढ़ा था कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम इक्वेटोरियल पर्सपेक्टिव, बट फ्रॉम नॉर्थ पोल पर्सपेक्टिव इट रोटेट्स फ्रॉम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हम यहाँ पे बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज क्या चीज है, जो हमारे ओशियनिक करंट्स हैं। तो यहाँ पे एक बनता है क्या, जब आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ोगे वहां पे वापस से एक चीज, मतलब जब साइक्लोन्स पढ़ोगे ना, वहां पे भी एक ऐसी मतलब कंफ्यूजिंग चीज आएगी, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। पहले आपको याद रखनी है, जब नॉर्थ पोल पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं तो अर्थ रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब हम बात करते हैं ओशियनिक करंट्स की तो वो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। जब अब साइक्लोन्स पढ़ेंगे वापस से हम इसकी बात करेंगे, तो हम तीनों को एक जगह पे लिख के हमें वहां से क्लियर आइडिया होगा। यही तो टेक्निक्स होती हैं पढ़ने की।
ऐसे ही तो हमें आपने तो पढ़ा होगा, साइक्लोन्स भी पढ़े होंगे, लेकिन जब आप तीनों जो मिक्सअप से बचने के लिए जब तीनों कंसेप्ट को एक जगह लिखोगे, जो चीज कंफ्लिक्टिंग होती है उसको एक जगह लिखोगे तो आपको एकदम तैयार हो जाएगा। और एग्जामिनर पूछता भी वहीं से है, वो ये नहीं पूछेगा कि जी साइक्लोन्स क्या होते हैं या ओशियनिक करंट्स, वो ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि बताओ जी नदर्न हेमिस्फीयर में वो किस तरफ रोटेट करती है ना। बीच में उसका आइडिया डाल देगा जी अर्थ रोटेट्स अकॉर्डिंग टू नॉर्थ पोल पर्सपेक्टिव, बता देगा जी, बोलेगा जी क्लॉकवाइज है। आपने क्योंकि करंट, पहला पॉइंट करंट वाला आ गया, दूसरा पॉइंट अर्थ रोटेशन का आएगा, आप बोलोगे हाँ ये तो वैसे ही था, तो गलत हो जाएगा। ये चीजें पहले से क्लियर करके जानी है, क्योंकि मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कंफ्यूजन हियर इज बेटर देन कंफ्यूजन देयर इन एग्जामिनेशन हॉल। तो हमने जो कर लिया, हमने बोला कि अर्थ रोटेशन की वजह से जो इक्वेटर पे करंट्स हैं वो ऐसा लगता है कि दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जो करंट्स इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं दे डिफ्लेक्ट नॉर्थ, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। दूसरा मॉडिफाइंग फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल ये एक हमारी इंडियन कोस्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक क्या जा रहा है, एक ओशियनिक करंट जा रहा है, इसका टकराए तो क्या ये इधर मूव करेगा? अकॉर्डिंग टू द कोस्ट मूव करेगा ना, ऐसा तो नहीं इसको चीर फाड़ के यहां से निकल जाएगा। तो मॉडिफाइंग फैक्टर्स में ये आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ये डायग्राम बनाए फिर लिखें आप, शेप ऑफ द कोस्ट, लिखिए शेप ऑफ द कोस्ट, कामा ओशियन बॉटम टोपोग्राफी, ओशियन की बॉटम की टोपोग्राफी। जब आप ओशियंस के बॉटम को पढ़ेंगे ना, ओशियन सी कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आप देखोगे सी माउंट्स होते हैं, सी गयार्ड्स होते हैं, तो वो भी ओशियन करंट्स की मूवमेंट को डिफ्लेक्ट करते हैं। जब हमने पढ़ा था क्या प्लेनेटरी विंड्स, तो हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, बीच में आ गया जी पहाड़ बीच में आ गया तो उससे डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सेम वही चीज है मॉडिफाइंग फैक्टर्स में, ओशियन की ऊपर से कोस्ट और नीचे से उसकी बॉटम टोपोग्राफी भी इंपैक्ट करती है एज मॉडिफाइंग फैक्टर इन ओशियनिक करंट्स फॉर्मेशन और देयर मूवमेंट। अगला हमने करना है, ये दो हो गए, उसके बाद ओशियन, ओशियन के बाद पहले एटमॉस्फेयर करें आप, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के आगे आपने तीन ये ऐसे बनाने हैं, पहला प्रेशर, दूसरा लिखें रेनफॉल, और तीसरा आप लिखें मेल्ट वाटर। मेल्ट वाटर अब जब प्रेशर की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमने बोला था विंड्स बनते हैं, विंड ब्लोज फ्रॉम इट्स हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो इधर वो आ जाएगा जो हमने प्लेनेटरी विंड्स में हमने बात की थी। इधर क्या आएगा? रेनफॉल। अब मुझे चीज बताओ, सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? इक्वेटोरियल रीजन, मतलब लोअर लैटिट्यूड्स में ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओशन में जो पानी है वो ज्यादा क्वांटिटी में कहाँ पे होगा? इक्वेटोरियल और लोअर लैटिट्यूड्स में। तो कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल इस तरफ ज्यादा पानी है, और नेचुरल हमने नहीं पढ़ना कि क्यों जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कोस्ट है, यहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पानी जो होगा ऐसे होगा, पानी जब ऊपर से नीचे कहीं ना कहीं रुकेगा ना, सोचो कि ये यहाँ पे रुक रहा है, तो पानी की जो हाइट है वो यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से इस तरफ मूव करेगा। तो इक्वेटर वाली साइड, लोअर लैटिट्यूड्स में बारिश ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर, जो रेनफॉल की वजह से हुई है, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स। तो पानी विल फ्लो
इन दिस डायरेक्शन। तो रेनफॉल का ये है कि ये चीज है, आपको समझ आ गया? इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम जब ज्यादा होगा इट मूव्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया टू एरिया जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, है ना? वो तो जनरल बात है ना, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है? मेल्ट वाटर। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, अब हायर लैटिट्यूड से जो लोअर लैटिट्यूड्स आ रहे हैं, जो पानी आ रहा है, आजकल क्यों कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि क्लाइमेट वार्मिंग की वजह से अपना पोलर एरियाज जो है मेल्ट कर रहे हैं, उससे क्या नुकसान है? और फॉर एग्जाम्पल ये था सोचो पोलर एरियाज हैं और ये इक्वेटोरियल एरिया। अब मूवमेंट यहाँ से इस तरफ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे कम है। सोचो कि यहाँ पे पोलर एरियाज में मेल्टिंग ज्यादा हो गई है, जब मेल्टिंग ज्यादा हो गई तो यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ जाए, तो क्या ये इक्वेटोरियल से जो ऊपर जा रही थी क्या वो मूव करेगी? नहीं करेगी। तो इससे क्या ओशियनिक करंट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए हम कहेंगे कि मेल्ट वाटर की जो क्वांटिटी है वो भी डिपेंड बताती है कि ओशियनिक करंट्स कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेंगे। तो अब इस चीज में आप लिखें देयर आर, पॉइंट लिखे आप, वो चीज समझ आ गई है, ये चीज नहीं लिखा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। आप लिखे देयर आर मोर करंट्स, there are more currents in world oceans from lower latitudes to higher latitudes। अब हमने बोला कि पानी इधर से उस तरफ भी जाता है, लेकिन जब ये देखना इधर 2 सेकंड रुकना, अब देखना फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेटोरियल से ये पोलर रीजन से यहाँ पे क्या ये पानी वापस इधर घूम के भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब उधर से इधर पानी भी आता है, तब जाके ये पूरा सर्कल बनता है ना। तो हमने बोला कि उधर से भी आता है इधर से भी आता है, लेकिन यहां से ऊपर जाने वाले करंट्स ज्यादा हैं। तो हमने बोला कि देयर आर मोर करंट्स फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स। वाई लिखो, वाई 2 में डिवाइड करो आप, वाई high temperature and high rainfall, high temperature and high rainfall। क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि जब पानी कोई भी चीज जो है गर्म होती है वो एक्सपैंड करती है? सोचो कि ये इक्वेटोरियल रीजन है, देखिए आप सोचो कि ये इक्वेटोरियल रीजन, एक तो यहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है और दूसरे यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तो बारिश की वजह से इतना हुआ, जब टेम्परेचर हुआ तो एक्सपेंशन और होगी और ज्यादा ऊपर जाएगा। तो इसलिए हमने बोला देयर आर मोर करंट्स फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टुवर्ड हायर लैटिट्यूड्स। क्यों? एक तो टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपर से रेनफॉल ज्यादा है, समझ रहे हो? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब क्लाइमेट चेंज होगा एक तो मेल्ट वाटर भी नीचे आएगा, उससे भी इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, और दूसरा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर इसकी भी एक्सपेंशन होगी और ज्यादा। तो ओशियनिक करंट्स जब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रिजल्ट्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओशियन करंट्स, जो हमने एक पढ़ लिया हुआ है कि यूरोपियन जो कोस्ट है उसके ऊपर गर्म हवा लेके जाते, गर्म सर इन्होंने वैसे मांगा था, मेरे को घर पे काम है। ठीक है, हमने जब पढ़ा था कि जो यूरोपियन की वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे वार्म करंट जाते हैं, प्लीज बंद करें, वार्म करंट जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको पता है कि यूरोप कितना, वो तो ऑलमोस्ट पोलर रीजन्स में है ना, तो वहां पे वार्म करंट्स ले जाने का मतलब ये हुआ कि वहां पे जो उसकी कोस्ट है वो मेल्ट फ्री हो जाएंगी सर्दियों में, समझ लो। और वहां पे जब पानी गर्म होगा तो वहां पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वहां पे वो क्या हो गया, जैसे डल लेक बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं, तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बहाल रहने की वजह क्या है? ओशियनिक करंट्स। ठीक है, अब सोचो कि ये हो जाता है, क्या ओशियनिक करंट्स वार्म इधर से इधर जाएंगी? नहीं जाएंगी, तो वो सारा सिस्टम ठप हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। हमने बोला कि ओशियनिक करंट्स फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स आर मोर, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशियनिक करंट्स, मेंस में आ जाता है, तो आप तो एक साइड लिखो कि वार्म करंट्स जो है जो उधर, एक जो हमने पढ़ा कि वार्म करंट्स उधर जाके डीफ्रीज करते हैं वहां की पानी को इन विंटर्स, तो आप इसका अपोजिट साइड भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज।
यहाँ पे मेल्ट वाटर ज्यादा हो रहा है, उसके बाद रेन टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रही है, तो करंट्स जो है खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से वो वाला एक जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कहाँ पे, यूरोपियन से नॉर्दर्न पोल वाली साइड। ये चीज आपको समझ आ गई है? तो ये चीज आपने अपने हिसाब से इस किताब में लिखो। ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, एक पहले ये बनाओ ये वाली डायग्राम, फिर उसके बाद लिखो क्लाइमेट चेंज, फिर उसके बाद इसको बढ़ाओ, क्योंकि अब आपने समझ लिया। जब आप ये डायग्राम देखोगे आपको समझ आ जाएगी क्या चक्कर है ये। तो ये चीज बनाए आप। सर आपने बोला ना सर इक्वेटोरियल रीजन पे हाई टेम्परेचर होगा, हाँ, वहाँ पर इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, तो बारिश भी तो हो रही है। मिनिमल है ना। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, तो ये इफेक्ट पड़ता है कोई ऊपर थोड़ी इवेपोरेशन हो रही है ना, उधर बारिश हो रही है, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा ना, इधर टेम्परेचर भी ज्यादा है, इवेपोरेशन तो हो रही है, लेकिन एक्सपेंशन भी तो हो रही है ना, समझ रहे हो आप? एक्सपेंशन होगी तो ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा हूं कि इवेपोरेशन को कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन इतना होगा कि आप इसको निगेट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? प्लस अगर फॉर एग्जाम्पल +10 हुआ फ्रॉम एक्सपेंशन, -3 हो सकता है फ्रॉम इवेपोरेशन, समझ रहे हो? ये डायग्राम बनाओ और उसको अपने अल्फाजों में लिखो या ना लिखो, आप देखो यहाँ पे लिखो, फिर क्लाइमेट चेंज, फिर ये वाली डायग्राम बनाओ, ये वाली डायग्राम बना लो। तो ये वाली आपको कहाँ पे काम आएगी? मेंस में काम आएगी। कोई प्रॉब्लम अभी तक? लिख लिया आपने? आपको पूछ लिख लिया आपने? ठीक है ऋषभ भाई, कोई प्रॉब्लम अभी तक? तो अभी तक हम वापस से इसको रिवाइंड करेंगे। हमने बात की ठीक है, तो हमने बात की कि व्हाट आर ओशियनिक करंट्स। हमने बोला ओशियनिक करंट्स इज द मूवमेंट ऑफ अपर मोस्ट 100 मीटर्स ऑफ ओशियनिक वाटर। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसकी, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, वार्म एंड कोल्ड। उसके बाद हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड वी हैव ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम। फिर उसके बाद हमने बोला कि what are the factors responsible for these ocean currents to move? Ocean currents are currents because they are moving. तो इनको मूव करने में क्या क्या चीजें जो है इनको रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने बोला मॉडिफाइंग फैक्टर्स में हमने बोला ओशन की कोस्ट, उसके बाद शेप ऑफ द कोस्ट और बॉटम टोपोग्राफी। फिर उसके बाद हमने बोला अर्थ रोटेशन की वजह से there is movement of ocean currents from left to east, east to west, or as they move from lower latitudes toward higher latitudes, there is apparent deflection towards right in northern hemisphere, towards in the southern hemisphere, and in northern hemisphere it appears to look like they are moving in clockwise direction, whereas in and vice versa in southern hemisphere. फिर उसके बाद हमने बोला कि एटमॉस्फेयर का क्या इम्पैक्ट होता है किसमें। तो पहले हमने बोला प्रेशर में हमने लिख दिया विंड्स, प्लेनेटरी विंड्स, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने बोला रेनफॉल और उसके बाद मेल्ट वाटर, ठीक है। फिर उसके साथ साथ हमने अलग से कंसेप्ट किया कि क्यों, हमने बोला कि लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ ओशियनिक करंट्स ज्यादा मूव करते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजंस ओनली, हायर टेम्परेचर
higher rainfall. And from higher latitudes toward lower latitudes, oceanic current इसलिए move करती है because of one reason only, melt water. Melting water climate change. तो क्लाइमेट चेंज जब हो जाएगा तो वो जो डिफरेंस जो ग्रेडियंट बना था वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे ओशियनिक करंट्स ही रुक जाएंगी या ऑपोजिट डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, उससे हार्मफुल इंपैक्ट्स बड़े होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ओशन करना है। ओशन का कुछ नहीं है, आपने खुद करनी है, उसमें आपने लिखना है थर्मो अलाइन सर्कुलेशन। ओशन में क्या है रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर, ओशन का टेम्परेचर लोअर लैटिट्यूड्स में ओशन का टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होती है, एज सो इट लीड्स टू मूवमेंट ऑफ ओशियनिक करंट्स फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टुवर्ड हायर लैटिट्यूड। और दूसरा क्या हो गया, सैलिनिटी, वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स, कहां से किस तरफ से ज्यादा, फ्रॉम हायर सैलिनिटी टू लोअर सैलिनिटी या लोअर सैलिनिटी टू हायर सैलिनिटी? आपको क्या लगता है कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं यहाँ पे हायर सैलिनिटी होगी या पोलर रीजन्स पे हायर सैलिनिटी होगी? तो ये चीज पढ़ के आना। ओके सर। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे डिफरेंट ओशियनिक करंट्स। अभी तक कोई प्रॉब्लम हो यूनुस जी, आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके लिए हम बनाएंगे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप बनाए। ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन, ये वाला ये रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। दिस वन इज अटलांटिक बिटवीन साउदर्न एंड अफ्रीका। अटलांटिक ओशन। जल्दी में That's it, basically. मैंने पता इंसान जल्दी बनाए, जल्दी बनाए।
हो गया? Yes sir. हो गया? सबको हो गया? सबसे पहले हमने बात की थी इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, जब एज अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इक्वेटर पे जो करंट्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट। तो हर एक जगह आपने ये ऐसे करना है, ये 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 ये, और मान के चलें ये वाला और ये वाला सेम है। ये वाला एंड जहां पे हो रहा है ये आधा है ऑस्ट्रेलिया और वो आधा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसको बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल, सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब हमने इससे पहले भी हमने बात की, फॉर एग्जाम्पल यहां से पानी मूव करता है उस तरफ, सुनना, यहां से पानी जाता है उस तरफ, ठीक है। क्या वहां पे क्वांटिटी, अगर let the quantity of water in that in this particular pond is same, और पानी यहां से उस तरफ जा रहा है, दोनों तरफ से जा रहा है, क्या वहां पे क्वांटिटी ऑफ वाटर इज वो ज्यादा होगी? तो या तो पानी उधर घूमेगा, उस तरफ घूमेगा, या वापस आएगा। तो पानी जो इधर से उधर गया हुआ है दोनों तरफ से, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, अब कुछ पानी इधर से वापस इस तरफ आएगा। इसको हम बोलेंगे काउंटर इक्वेटोरियल करंट। सेंटर में डालें आप काउंटर इक्वेटोरियल करंट, यहां पर भी से काउंटर इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अब मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल दिस इज द ओशन, दिस इज वन साइड ऑफ द कोस्ट, दिस इज वन साइड ऑफ, लेट्स से ये वेस्टर्न कोस्ट है, वो ईस्टर्न कोस्ट। हमने बोला कि पानी यहां से उस तरफ जा रहा है, पानी यहां से दोनों तरफ से, हमने बोला ये इक्वेटर है बिल्कुल यहाँ पे। हमने बोला क्योंकि अर्थ मूव्स फ्रॉम इट्स वेस्ट टू ईस्ट, जो हमने पहले बात की कि इसकी वजह से जो पानी है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेगा, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा पानी, ठीक है। अब यहां से पानी गया, वहां पे मैंने बोला कि लेट द वाटर इन दिस पर्टिकुलर ओशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम, इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। यहां से पानी गया उस तरफ, क्या वहां पे पानी बढ़ जाएगा? यहां से पानी उतर गया ना, तो वहां पे क्वांटिटी बढ़ेगा ना। तो जब वहां पे बढ़ेगा, यहाँ पे कम हो गया, तो पानी क्या वहां से इस तरफ वापस आने की कोशिश करेगा? ग्रेविटी की वजह से आएगा ना। तो हमने बोला जो करंट यहां से दो गए उस तरफ, पानी वहां पे बढ़ जाएगा और पानी कुछ वापस इस तरफ आएगा मेरी तरफ, समझ रहे हो? तो उसको हमने बोल दिया काउंटर इक्वेटोरियल करंट। क्या ये चीज क्लियर होगी आपको? अब हम बात करेंगे, हमने बोला कि ये दो करंट जो इधर से उधर गए, मैंने बोला क्या या तो ऐसे मूव करेंगे या वापस आएंगे। जो ऐसे मूव करेंगे विद द कोस्ट, लेट्स से ये वाली कोस्ट है, एक करंट इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। हमने बोला कि ये पानी जो है मूव करता है किस तरफ? टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ टुवर्ड्स द लेफ्ट इन। अब ये पानी इधर से इधर मूव करेगा, इधर से इधर मूव करेगा, ऐसे ये पूरा क्लॉकवाइज। सेम ऐसे होगा, ऐसे होगा। इस तरफ क्या होगा? ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ना। आप पहले बनाओ ऐसे, फिर उसके बाद इनकी नेमिंग करेंगे। क्या ये चीज क्लियर है कि इस तरफ क्यों हो रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज क्लॉकवाइज। आपको क्लियर है ये चीज? अब जो मैं इसके ऊपर लिखूंगा ब्लैक पेन से, मैं लिखूंगा कोल्ड करंट्स, और इससे मैं लिखूंगा ग्रीन वाले से लिखूंगा वार्म करंट्स। जो करंट
फॉर एग्जाम्पल ये पानी इधर से इस तरफ गया, इस तरफ गया, यहाँ पे इकट्ठा हुआ, कुछ हमने बोला वापस मुड़ गया, और कुछ इस तरफ चल जाएगा, कुछ इस तरफ चल जाएगा। जो इस तरफ चल जाएगा पहले इसको बोलेंगे यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। ये वाला, ये अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं। गल्फ से वार्म लिखोगे? इससे 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 अपना ग्रीन से वार्म लिखूंगा, ये ग्रीन है ना, वार्म लिखूंगा, इसको छोड़ के ना, इसको छोड़ के। हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब जो हमने पहले बात की थी प्लैनेटरी विंड्स में कि यूरोप की कोस्ट को जो वार्म वाटर प्रोवाइड करता है, दैट वी कॉल एज ये वाला नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये वाले एरिया, ये हमारा यूके है, इन वाले एरियाज को गर्म पानी पहुंचाने वाला जो स्ट्रीम है उसे हम बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक, जो करंट है उसे बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है। अब क्योंकि ये वाले करंट जो है वापस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये ठंडे हो चुके हैं, दिस आर कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स, एक तो ये जो टेम्परेचर की वजह से ये वाला करंट क्या ठंडा हो गया, और कुछ मेल्ट वाटर की वजह से ठंडा हुआ, तो ये वाला करंट जो वापस ठंडा आ रहा है इसके बोलेंगे कनेरीज करंट, CANARIES, कनेरीज। CANARIES, कनेरीज करंट। अब हमने बोला कि जो पानी इधर से इधर गया है, या तो इस तरफ मुड़ जाएगा, या वापस मुड़ जाएगा, या इस तरफ मुड़ जाएगा। जो पानी इस तरफ मुड़ गया, ये ब्राजील है, तो इसको बोलेंगे ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट, वार्म करंट, ब्राजीलियन करंट। हो गया। अब जो ये करंट वापस घूम के जा रहा है ठंडा करंट, इसको बोलेंगे बेंगुला करंट, BAN। जो ये अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से जा रहा है, इसे बोलेंगे BANGUELA, बेंगुला करंट। अब ये हो गया अटलांटिक करंट, अटलांटिक ओशन वाला हमारा हो गया। अब हम इस तरफ चलेंगे पैसिफिक ओशन की तरफ। एक जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गया, अब जो ऊपर घूम जाएगा इसको हम बोलेंगे कुरोशियो करंट, KUROSHIO, कुरोशियो करंट, SHIO, कुरोशियो करंट। अब जो यहां से ये वाला करंट है इसको बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट। ये वार्म। अब जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसे हम बोलेंगे कैलिफोर्नियल करंट, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। हो गया। अब ये कौन सा है? अब हम सदर्न पैसिफिक की तरफ आते हैं। वो वाला करंट, एक जो साउथ इक्वेटोरियल करंट, जब वो इस तरफ मुड़ा तो इस वाले को हम बोलेंगे वेस्ट। ये कौन सा है? वेस्टर्न, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब ये जो करंट वापस घूम के जाए, क्या इस तरफ पेरू है?
तो यहाँ आप इसको बोलेंगे पेरुवियन करंट, पेरुवियन करंट, पेरुवियन करंट। अब बचा हमारा ये वाला इंडियन ओशन वाला, इसको बोलेंगे AUGULLUS, ऑगेलियस करंट, जो इधर मेडागास्कर और इधर से आता है। AUGULLUS। कोई प्रॉब्लम अभी तक? No. और इतने इंपॉर्टेंट है ये कि क्या बताऊं, ये इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये वाला कौन सा, जैसे अब क्रोशियो करंट और एक और करंट है कोल्ड करंट, उसमें कंफ्यूजन होती है हमेशा, तो उसमें से क्वेश्चन बनता है। तो हमने बोला ये पेरुवियन करंट है, तो ये कौन सा होगा? अगर वो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है तो ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ऑस्ट्रेलियन करंट। यहाँ पे लैब्राडोर करंट, LABRADOR, लैब्राडोर करंट, ये अपना कोल्ड करंट है, लैब्राडोर करंट। यहाँ भी जगह का नाम है लैब्राडोर, तो वहां से जो करंट आ रहा है उसे हम बोलेंगे लैब्राडोर करंट। ये ऊपर से आर्टिक से आते हैं। कहाँ से आ रहा है? ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला नॉर्थ अमेरिका। तो उसके पास से जो कोल्ड करंट आ रहा है, जो इस वाले करंट को ठंडा पानी प्रोवाइड कर रहा है। ग्रीनलैंड और नॉर्थ। तो अब जो है, आप मुझे चीज बात याद रखना, जो मैंने बोला था बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आप वो करंट जो ठंडा है, जो मेल्ट वाटर जिसमें आता है, उसका नाम लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वाटर इन दिस लैब्राडोर करंट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जिसकी वजह से ये पूरा करंट जो है सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, हमने बात किया करी लैब्राडोर करंट। अब जो ये वाला करंट है, ये कौन सा? पैसिफिक ओशन, ये बेरिंग सी है। यहां से एक करंट आता है जिसे हम बोलेंगे ओयाशियो करंट, ओयाशियो करंट, ओयाशियो करंट। ये ठंडा करंट है, कोल्ड करंट, OYASHIO। ओयाशियो करंट। अब यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक करंट, इसको बोलेंगे ऑक्टाशॉक करंट, OKTOSHK, ऑक्टाशॉक करंट। ये भी कोल्ड करंट है। OKTOSHK, ऑक्टाशॉक। स्पेलिंग जो है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऑक्टाशॉक करंट। ठीक है, तो हमारे कितने करंट्स हो गए वो हम देखते हैं पहले कितने हुए। 1 2 3, ये होमवर्क देखो। 1 2 3 क्या होमवर्क की सामने तो लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वार्म करंट हमने कर लिए। ठीक है, अब कोल्ड करंट देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे एक करंट जाता है, यहां से यहां, इसको, ये करंट जो अंटार्कटिक पूरे जो ये वाला सिस्टम है, ये वाली जगह है ना, ये अंटार्कटिक है, ये इसके नीचे, ये पूरा इस तरफ घूमता है। ये पूरे अंटार्कटिक ओशन के, सॉरी अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल आसपास घूमता है, उसे हम बोलेंगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट।
ये भी कोल्ड करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, तो ये भी एक कोल्ड करंट आ गया। So these are some of the most important currents। ठीक है, अब आपको दो होमवर्क करने हैं। एक करना है LEUWIN, ल्यूविन करंट। दूसरा करना है आपको इरमिंगर करंट। ये कहां पे पाए जाते हैं और उसको आपने यहाँ पे मैप करना है। ठीक है, अब देखो आप क्या बचा है उसमें। जायर्स और रिजल्ट। अब जायर्स क्या है? ये जो लूप बना है दैट इज क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड काउंटर क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। These loops of currents are called as gyres। तो लिखें आप gyres, वहीं पे पहले पेज पे लिखें आप the loops, the continuously moving, पहले पेज पे लिखें आप the continuously moving loops of oceanic currents in various oceans are called oceanic currents। gyres are called gyres। तो ब्रैकेट में लिखो क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज ऐसे लिखो, क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि आपने कर लिया हुआ है, लेकिन वापस से रिमाइंड करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपने एक और होमवर्क करना है इसी के साथ। जो जायर यहाँ पे बनता है आपने इसका नाम लिखना है, इसका अलग से नाम है। जब हम पढ़ रहे थे जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री के टाइम पे कौन था, है ना? तो हमने बोला था कि स्पेन और पुर्तगाल ने जो है डिवाइड किया किसको, अपनी एक्सप्लोरेशन को, ट्रीटी ऑफ टोरडेलिस। तो वहां पे जो बंदा क्या था, वो पुर्तगाल का था, उसने वेस्ट, तो उसको हमने बोला था, उस किंग को बोला था दी नेविगेटर। तो आपने ये जो जायर बना है, ये जो जायर बना और ये जो जायर बना है, इनके नाम हैं। आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, ये जो आपने डायग्राम बनाई है इसी के बीच में ऐसे लिख देना है कौन सा जायर है, ये कौन सा जायर है, ये आपका होमवर्क है। ओके सर। अलग से कुछ नहीं हमने करना, ये किसके नाम पे, ये किसके नाम पे, ठीक है। और फाइनली हमने करना है आज के टॉपिक को एंड करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट आर दी results, what are the advantages, what are the consequences of the movement of oceanic currents। और आपको ये बताता चलूं, मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आता है। वार्म ओशन करंट्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, कोल्ड ओशन करंट्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है। अब आप लिखें consequences एक तरफ लिखें आप वार्म करंट और दूसरी तरफ लिखें आप कोल्ड करंट। वार्म करंट एंड कोल्ड करंट।
कोल्ड करंट के नीचे आप ट्राइंगल बनाएं, ट्राइंगल बनाएं, पहले लिखें आप शॉर्टन्स ग्रोइंग सीजन, शॉर्टन्स ग्रोइंग सीजन। दूसरा आप लिखें इंक्रीजिंग फ्रोजन हार्बर्स, HARBORS। जब हार्बर्स क्या होते हैं, जहां पे शिप्स आके लगते हैं, तो वो अगर फ्रोजन हो गए, वो फ्रोज हो गए, फ्रीज हो गए, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ठीक है। और मेंटेनिंग एरिडिटी ऑफ coastal deserts by cooling the onshore winds, for example लिखो Atacama Desert, वार्म करंट्स की तरफ लिखें, दो में डिवाइड करें आप, डी फ्रीजिंग दी हार्बर्स, फॉर एग्जाम्पल आप लिखें नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, bringing warm currents in western Europe। सो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या करता है, वार्म करंट जब उधर लेके जाता है, जिससे डीफ्रीजिंग दी हार्बर्स, और इट रिजल्ट्स इन माइल्ड क्लाइमेट, और दूसरी जो चीज है इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन, सो वार्म करंट्स का क्या फायदा होता है, जब वो गर्म पानी लेके आती हैं, तो गर्म पानी लेके आने का मतलब हुआ कि हवा जो ऊपर चल रही है वो भी गर्म होगी, वो जब गर्म होगी तो क्या होगा, जब वो टकराएगी उससे बारिश होगी, तो वो बारिश इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग प्रेसिपिटेशन। सेम एग्जांपल हम लिखेंगे, इसकी एग्जांपल ला नीना हो सकता है, कौन सी इसकी, हाँ वार्म करंट, ला नीना क्या है, पीओ के जो करंट वार्म करंट जो आते हैं ना, एक होता है एल नीना और ला नीना, वही ला नीना होता है ना वार्म करंट, ला नीना वार्म करंट क्या होता है, मतलब क्या होता है, अब क्या कहना है, पूछने का जवाब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो इंडिया का मानसून है ना उसको अफेक्ट करता है एल नीना और ला नीना, मतलब दो इफेक्ट है। एल नीना में ये होता है कि कोल्ड करंट्स आते हैं जिसकी वजह से बारिश कहाँ से आते हैं ये चीजें, पेरुवियन कोस्ट से, हाँ। अच्छा आप बोल रहे हो कि ये है हमारा सदर्न अमेरिका और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, आपने बोला एल नीनो में यहाँ से इस तरफ कौन से करंट आते हैं, एल नीनो में आते हैं वार्म करंट्स आते हैं, बोलो आपने बोला, अभी क्यों बोला, जो वार्म करंट्स आते हैं, गलत बोला आपने, अच्छा ये उल्टा था, ये नॉर्मली होता है, अच्छा नॉर्मली वार्म करंट्स इस तरफ से इस तरफ जाते, जो हमने जाए होना है, ये नॉर्मली होता है, लेकिन एल नीनो के टाइम पे ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, समझ रहे हो, वो जब हम एल नीनो, जब हम साइक्लोन्स और एल नीनो करेंगे तब हम पता चलेगा, ये बिल्कुल अपोजिट है उसका, जो करंट्स नॉर्मली जो है फ्लो करते हैं उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, तो उसको एल नीनो कहते हैं।
तो हमारा अलग से टॉपिक है, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, ब्रिंगिंग प्रेसिपिटेशन, कहाँ पे, कहीं जहां पे भी ये जाएंगे तो वार्म जो है करंट्स जो है प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश लेके आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल यही वाला एरिया, जैसे ये वाला एरिया अब नॉर्थ, अब बारिश क्यों होती है, फॉर एग्जांपल कोस्टल रीजन्स जो इक्वेटर के आसपास हैं वहां पे बारिश इसलिए होती है क्योंकि गर्म पानी यहाँ पे आके टकराता है, क्योंकि गर्म पानी के साथ साथ ऊपर जो हवाएं चल रही है वो भी गर्म होंगी, जब वो टकराएंगी तो बारिश लेके आएंगी इक्वेटोरियल रीजन में, समझ रहे हो ना। तो अगला आपने करना है मिक्सिंग ऑफ, आप इसके एग्जांपल दे लीजिए। सेम जितनी भी वार्म करंट्स हैं यार, सब इसी एग्जांपल है कि बारिश लेके आती हैं, जहां जिस कोस्ट पे वो पड़ती है वहां पे बारिश लेके आती हैं। क्योंकि हमने बात की है कि जो ओशियन करंट्स मूव करते हैं जगह से दूसरी जगह, वो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर उसमें विंड्स हैं, जो हमने प्रिवेलिंग विंड्स हमने की थी। तो वार्म करंट अगर है तो उसके ऊपर जो हवाएं चल रही होंगी वो भी वार्म होंगी, क्योंकि हमने बोला था कि जो वार्म करंट्स होते हैं वो जो वार्म विंड्स जो है वो प्रिवेलिंग विंड्स उन्हीं को लेके जाती हैं। हाँ, ट्रेड विंड्स फॉर एग्जांपल ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, तो उनको कौन ट्रेड विंड्स ऑब्वियसली लेके जाएंगे, समझ लो ना। अब हमने कॉन्सिक्वेंसेस में आपने लिखना, दो चीजें और लिखनी है, मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट। अब इससे क्या होता है, और दूसरा लिखना है अपवेलिंग, इससे क्या होता है, ये चीजें आपने करनी है। होती दोनों की वजह से एक ही चीज है, फिशिंग है ना। तो ये चीज आपने करनी है कि कहाँ पे मिक्सिंग हो रही है तो उससे क्या होगा, एग्जाम्पल देनी है आपने, एक एग्जाम्पल देनी है यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस, है ना। अपवेलिंग कहाँ पे हो रही है, 3 जगह पे वर्ल्ड में हो रही है जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे अपवेलिंग पहले तो क्या होती है, अपवेलिंग का मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमने जब किया था एटाकामा डेजर्ट, हमने बोला था ये जो हवा, सुनना अभी, हमने बोला था यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट की, आप ही ने जब हम प्रिवेलिंग विंड्स कर रहे थे हमने बोला था ये डेजर्ट है। हमने बोला था जब हवा ये ऊपर से आप भी अभी भी हमने वही बात की, ठीक है। ये जो हवाएं आ रही हैं तो यहाँ पे ऑन शोर होंगी, लेकिन क्योंकि हम बोल रहे थे फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट और ओशन के ऊपर से होके आ रही है, इट हैज मोर कैपेसिटी टू होल्ड मोर मॉइस्चर। अब ये पानी लेके यहाँ पे बारिश होगी इस वाले एरिया में, लेकिन जब ये इस तरफ जा रही थी, क्योंकि ऑफ शोर हमने जब तब हम रेन शेडो एरिया की बात की थी, हमने बोला कि जब इसको क्रॉस किया इसने तो ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब मॉइस्चर इन विंड्स के पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेजर्ट बन जाएगा, डेजर्टिक कंडीशंस हो जाएंगे। लेकिन जब ये हवाएं यहाँ से इस तरफ चल जाएंगी, हमने कोल्ड करंट्स में अभी पढ़ा कि ये कोल्ड करंट दे हेल्प इन मेंटेनिंग द एरिडिटी ऑफ कोस्टल डेजर्ट्स। कोस्टल डेजर्ट तो इन हवाओं की वजह से हुआ, लेकिन ओशियनिक करंट्स की वजह से मेंटेनिंग एरिडिटी होती। फॉर एग्जांपल ये हवाएं जब इधर से इधर मूव की, इस वाले कोस्ट को क्रॉस किया, तो यहाँ पे जो पानी था, फॉर एग्जांपल ये पानी था, अब ये पानी को लेके आगे जाएंगे, ठीक है। सोचो ये वाला जो पानी था अब ये यहाँ पे पहुंच चुका है, क्या इसकी जगह कोई फिल करेगा, है ना। वो पानी नीचे से ऊपर आएगा, नीचे वाला पानी हमेशा ठंडा होता है, जब वो नीचे से ऊपर आएगा इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एरिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। क्या ये चीज आपको समझ आई। तो जब ये हवाएं यहाँ पे पड़ी, बारिश हो गई, जब यहाँ से यहाँ पे पहुंची, क्योंकि यहाँ पे इनके पास मॉइस्चर नहीं था, ठंडी हो चुकी थी, तो यहाँ पे एरिडिटी ऑफ दैट रीजन हुई, अटाकामा डेजर्ट बना। लेकिन जब ये हवाएं इधर से इधर आगे मूव करेंगी तो पानी को लेके चलेंगे। हमने पहली बात की थी कि जो विंड्स है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, वो विंड जो है लेके चलती है, ठीक है ना। पानी जो पानी को इस वाले पानी को इधर ड्रिफ्ट किया, इस वाले ये वाला पानी जब इधर पहुंचा तो ये वाली स्पेस बचेगी ऊपर वाली, वो वाला पानी नीचे से ऊपर आएगा, तो इसे हम बोलेंगे अपवेलिंग। आपने क्या करना है, पहले तो ये डायग्राम बनानी है, उसके बाद कहां पे थे, वेयर वर्ल्ड के किस किस जगह पे हो रही है, और इसका फायदा क्या है और उसका बेनिफिट्स। और इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करनी है आपने ये करनी है, बिकॉज ऑफ टुडेज क्लाइमेट चेंज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन अपवेलिंग। क्योंकि जब ये अपवेलिंग होती है, नीचे से जब ठंडा पानी ऊपर आता है, क्योंकि नीचे हमने बोला कि जो भी न्यूट्रिएंट्स वो नीचे बैठती हैं। हमने जब बोला था जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो, हमने जब क्या बात कर रहे हैं, सी फ्लो स्प्रेडिंग की बात कर रहे थे। हमने बोला था कि जब हम देखते हैं जो डिपोजिशन है किसकी,
सेडिमेंट्स की वो कम थी। तो इसका मतलब जो सेडिमेंट्स नीचे बैठते हैं, सेडिमेंट्स क्या मिनरल्स हैं, है ना। जब वो सोचो कि मिनरल्स नीचे से ऊपर आए तो ये वाला पानी जो ऊपर आया ये काफी न्यूट्रिशियस होता है। ये वाला जब पानी काफी न्यूट्रिशियस होगा तो यहाँ पे क्या मछलियां आएंगी, मछलियां ज्यादा आएंगी तो यहाँ पे क्या फिशिंग का एक होगा। दूसरा जो इसके ऊपर मछलियों के ऊपर डिपेंड करने वाले एरियल बर्ड्स हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्री देखना अर्थ की, दी अर्थ शायद उसका नाम है, तब आपको पता चले कि अपवेलिंग कितना इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे से ऊपर आए क्या न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे जूप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आ गया। अब उनके ऊपर क्या मछलियां फीड करेंगी, जब मछलियां फीड करेंगी ऊपर से वो आ जाएंगे जो आप बगले वगैरह कहते हैं ना, बर्ड्स आ जाएंगे, वो पीछे डुबकी मार के उनको पकड़ के लेंगे। समझो एक पूरा इकोसिस्टम इससे डेवलप होता है, एक पूरी बायोडाइवर्सिटी बनती है। सोचो कि ये वाला विंड प्रिवेलिंग विंड सिस्टम ही खराब हो जाए, उससे क्या अपवेलिंग बंद हो जाएगी। ये पूरा सिस्टम जो बना हुआ था जिसके ऊपर अब जूप्लैंक्टॉन्स के ऊपर कौन फीड करता है, फिश के ऊपर कौन फीड करता है, बड़ी फिशेस के ऊपर, मतलब एक पूरा फूड चेन, फूड वेब जो है यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको क्लाइमेट चेंज का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्लाइमेट चेंज में ओशियनिक करंट एक अलग से डायमेंशन आपको बन जाएगी। समझो जब क्लाइमेट चेंज पे कोई भी क्वेश्चन आया, GS3 में क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, अलग अलग इम्पैक्ट्स ऑन दिस, इम्पैक्ट्स ऑन, आपका एक और पॉइंट होना चाहिए इम्पैक्ट्स ऑन ओशियनिक करंट्स। ओशियनिक करंट्स की आपने वो जो मैंने बताई कि मेल्ट वाटर, टेम्परेचर, वो वाले एक नहीं है। दूसरी अपवेलिंग का देना है कि पूरा इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या ये चीज क्लियर है? तो अब हम पूरा डिवाइस करेंगे किसको, कि ओशियनिक करंट्स क्या है। हमने बात की कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अपर मोस्ट 100 मीटर्स, ठीक है। हमने बोला टाइप्स में, हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड स्पीड। टेम्परेचर में बोला वार्म करंट्स एंड वार्म करंट्स नीचे से ऊपर की तरफ, लोअर टू हायर, और ऊपर टू लोअर जो होंगे वो कोल्ड। उसके बाद हमने बात की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, उसमें हमने 4 फैक्टर्स की बात की। पहला हमने बोला ओशन की वजह से, उसमें बोला सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। दूसरी हमने बात की एटमॉस्फेयर, उसमें प्रेशर की बात की, जिसमें हमने प्रिवेलिंग विंड्स की हमने बात कर चुके हैं। दूसरा उसमें एटमॉस्फेयर का क्या था, रेनफॉल एंड मेल्ट वाटर, जिसकी हम बात कर चुके हैं। हमने वो डायग्राम, आपने हमेशा जब भी ये बात आई आपको डायग्राम आती होनी चाहिए। हमने बोला कि लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ ओशियनिक करंट्स इसलिए ज्यादा मूव करते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद हमने बात की किसकी, अर्थ रोटेशन, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन एज इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द ओशियनिक करंट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद हमने बोला बिकॉज ऑफ अपरेंट डिफ्लेक्शन of freely moving objects in northern hemisphere towards the right, the oceanic currents they also move, they turn towards right, और right करते करते पूरा एक जायर बनेगा। जायर की हमने बात की, these are loops of continuously moving oceanic currents। ये इतनी चीज क्लियर होगी। फिर उसके बाद हमने फैक्टर में नेक्स्ट क्या पढ़ा था, मॉडिफाइंग फैक्टर। मॉडिफाइंग फैक्टर बिकॉज ऑफ 2 रीजन, शेप ऑफ द कोस्ट एंड द बॉटम टोपोग्राफी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स। वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स आपने पढ़ने क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हमने जायर्स की बात की, हमने बोला कि आपने 1 2 3 4 5 जायर्स के नाम लिख के लाने हैं। माजिद जायर होगा, नेविगेटर जायर होगा, एक होगा कोलंबस जायर। वो चीजें आपने, कोलंबस कौन सा होगा, जो नॉर्थ पैसिफिक नॉर्थ अटलांटिक वाला कोलंबस होगा, साउथ पैसिफिक वाला शायद नेविगेटर है। तो हमने ये नाम याद करके आना है। फिर उसके बाद हमने बोला, क्या बोला हमने, कॉन्सिक्वेंसेस। वार्म करंट की वजह से क्या होगा, डीफ्रीजिंग एंड प्रेसिपिटेशन। कोल्ड करंट की वजह से क्या होगा, शॉर्टन्स द ग्रोइंग सीजन। कोल्ड करंट की वजह से हार्वर्स और मेंटेनिंग द कोस्टल एरिडिटी ऑफ द डेजर्ट्स ऑनशोर बिकॉज ऑफ ऑनशोर विंड्स। उसके बाद हमने बोला जब वार्म करंट और कोल्ड करंट मिक्स हो जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, अपवेलिंग क्या होती है। अब इसके अलावा 1-2 चीजें और आपने करनी है, वो ये करनी है एकमैन स्पाइरल। एकमैन स्पाइरल, ये जो हमने डिफ्लेक्शन की बात की थी ना, उसी के साथ रिलेटेड है। हमने बोला कि 100 मीटर जो ऊपर, सुनना अभी छोड़ दो, 100 मीटर ऊपर वाली मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड करंट। अब ओशन करंट, जो ओशन वाटर है उसकी भी अलग अलग लेयर्स होती, परतें होती हैं। सोचिए कि ऊपर वाली, पहले हवा चली, ऊपर वाली परत को घुमाया, अब ऊपर वाली परत जो लेयर है वो मूव की तो उसकी वजह से नीचे वाली परत भी मूव करेगी। हमने बोला देयर इज अपरेंट रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द राइट, ये बोला ना। अब सोचो कि ऊपर वाली परत ये है, ये जब मूव की तो ये मूव करे ऐसे होगी, जब ये मूव की तो नीचे वाली फ्रिक्शन की वजह से वो भी मूव करेगी, वो ऐसे थोड़ी और करेगी, नीचे वाली ऐसे करते करते एक टाइम आएगा पूरा स्पाइरल बनेगा। ये सोचो, ये पूरा
है ना, ठीक है। ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। जब ये मूव की तो ये ऐसे गई, ये ऐसे मूव की 100 मीटर। नीचे वाली जो परत थी वो ऐसे मूव की, ये उससे नीचे वाली ऐसे मूव की। एक टाइम आएगा ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट जो वो हो गया, पूरा मूवमेंट नहीं बनेगा, लेकिन जो बेसिकली जो मूवमेंट है ना उसकी वो पूरी घूम जाएगी, एक स्पाइरल बन जाएगा। तो उसे हम बोलेंगे एकमैन स्पाइरल। आपने ये करना है, एकमैन स्पाइरल एंड एकमैन ट्रांसपोर्ट। तो ये दो चीजें भी करके आनी है आपने। क्या ये चीज समझ आई आपको? जबरदस्त सर, जबरदस्त। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर बहुत बढ़िया, आज का लेक्चर बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त रहा।